हाय वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर ज्योति और आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। तो जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है फ्रोज़न शोल्डर, इससे आप क्या मतलब निकाल पा रहे हैं? सिंपल सा है, फ्रोज़न मतलब फ्रीज़ हो चुका है शोल्डर। फ्रीज़ हो चुका है मतलब मूव करने में तकलीफ़ हो रही है या मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। फ्रोज़न शोल्डर का जो दूसरा नाम है वो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर। अब इसका मतलब क्या हुआ, आइटिस है तो इन्फ्लेमेशन है, यानी शोल्डर के एडहेसिव कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन। एडहेसिव कैप्सूल में क्या क्या होंगे, टेंडन्स होंगे, लिगामेंट्स होंगे, यानी मसल्स के पार्ट होंगे या ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो बोन्स को मसल्स से ज्वाइन कर रहे होंगे या मसल्स को मसल्स से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, जब इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो डेफिनेटली पेन होगा तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा, जिससे ये टर्म आया फ्रोज़न शोल्डर। अब ये जो लॉस ऑफ मूवमेंट होता है, ये वॉलेंटरली भी लॉस होगा और इनवॉलेंटरली भी। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि आप अपने आप से हिलाने में भी आपको तकलीफ़ होगी, और जब आप दूसरे की हेल्प से या दूसरे हाथ की हेल्प से अपना हाथ हिलाएंगे उसमें भी आपको तकलीफ़ होगी। अपने हाथ को मूव करने में वो भी पेनफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से स्टिफनेस आ जाएगी, हिल नहीं पाएगा हाथ। मूवमेंट के लॉस के साथ साथ इस एरिया में थोड़ा मस्क्यूलर लॉस भी हो सकता है। किसी भी शोल्डर में, जो भी अफेक्टेड शोल्डर है उसमें जो है मसल भी थिनिंग हो सकती है, उसका मसल का भी लॉस हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली ओवरनाइट तो डेवलप होना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर ये वीक्स टू मंथ्स लेती है ग्रेजुअल ऑनसेट के लिए, धीरे धीरे उभरती है। और 40 से 60 के बीच में लोग जो होते हैं वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। ऐसे ही विमेन फ्रोज़न शोल्डर से ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर्ड विद मेन। मेन थोड़ा कम अमाउंट में अफेक्टेड होते हैं। अधिकतर हमें फ्रोज़न शोल्डर का कारण पता चल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब अगर पता चल जाता है तो उसके बेसिस पे हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर, सेकेंड इज सेकेंडरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर। अब प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कब होगा? जब कॉज ऑफ फ्रोज़न शोल्डर कोई ट्रिगर फैक्टर हमें पाया ही नहीं जाएगा। हमें अगर उसकी हिस्ट्री कितनी भी खंगालेंगे पेशेंट की, हमें कोई खास ट्रिगर फैक्टर नहीं मिलेगा कि इस वजह से ये हुआ है। इसके रिस्क फैक्टर्स लेकिन हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे? कोई थायराइड डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, या कोई मसल की ही डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि एक डिजीज़ जिसमें फिंगर्स एक परमानेंटली बेंड पोजीशन में हो जाती हैं, तो उसमें भी ये फ्रोज़न शोल्डर पाया जा सकता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर ट्रिगर फैक्टर इसमें आइडेंटिफाई नहीं होता, ऑल्दो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं या हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कॉज ना आइडेंटिफाई होने की वजह से प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को इडियोपैथिक एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। सेकेंडरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में एक ट्रिगर फैक्टर या एक कॉज हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और ज़्यादातर वो कॉज इंजरी होता है या सर्जरी होता है या ट्रॉमा होता है, जिसमें कोई भी शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से वो फ्रोज़न शोल्डर डेवलप हुआ हो। यदि हम फ्रोज़न शोल्डर के सिम्टम्स डिस्कस करेंगे तो हम पाएंगे कि जो स्टेजेस के थ्रू वो गुज़रता है एक फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स जो है वेरी कर सकते हैं। बेसिकली तो 3 स्टेजेस होती हैं, लेकिन 3 स्टेजेस के पहले एक स्टेज हो सकती है जो है प्रोडॉर्मल स्टेज। उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली फ्रीजिंग स्टेज से पहले जो चेंजेस हो रहे होते हैं उस शोल्डर जॉइंट में, वो होते हैं। और इसमें बेसिकली स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, नींद में परेशानी, और बहुत शार्प पेन महसूस होगा, चुभन वाला पेन महसूस होगा एंड ऑफ मोशन के वक्त। एंड ऑफ मोशन के मूवमेंट के वक्त, मतलब कि जब आप शोल्डर घुमाएंगे या वो करेंगे, तो अ, जब वो एंड होने वाला होगा आपका मूवमेंट, तब एक तीखा पेन आपको महसूस हो सकता है। बाकी रेस्ट के वक्त आपको एक ही पेन, नॉर्मल पेन जैसा होता है, वो महसूस हो सकता है। प्रोडॉर्मल स्टेज जो है 3 महीने तक लास्ट कर सकती है, स्टेज 1 या फ्रीजिंग स्टेज से पहले। प्रोडॉर्मल स्टेज के बाद आएगी स्टेज 1, जिसको फ्रीजिंग स्टेज भी कहते हैं। अब ये स्टेज जो है 6 हफ्ते से लेकर 9 महीने तक रह सकती है, फ्रॉम 6 वीक्स
to 9 months। इस स्टेज में क्या होगा, स्लो ऑनसेट ऑफ पेन होगा, धीरे धीरे पेन होगा, और जैसे जैसे पेन वर्सन होना शुरू होगा यानी ज़्यादा होना शुरू होगा, वैसे वैसे लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट जो अफेक्टेड है वो भी शुरू हो जाएगा। अब ये पेन एक मूवमेंट के साथ जो है बढ़ सकता है या रात में भी बढ़ सकता है। जो फ्रोज़न शोल्डर की दूसरी स्टेज है यानी सेकंड स्टेज है, वो फ्रोज़न या एडहेसिव स्टेज भी उसको कह सकते हैं, और ये स्टेज जो है 4 महीने से 9 महीने तक रह सकती है, यानी फ्रॉम 4 to 9 मंथ्स। इसमें क्या होगा, पेन तो धीरे धीरे बेटर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टिफनेस यानी शोल्डर जॉइंट की अकड़न एज इट इज़ रहेगी, और क्योंकि अकड़न डिटरमाइन करेगी मूवमेंट को, तो जितनी ज़्यादा अकड़न होगी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट होगा जो अफेक्टेड शोल्डर जॉइंट है उसका। जो थर्ड स्टेज है फ्रोज़न शोल्डर की, वो जो उसको थॉइंग और रिकवरी स्टेज भी कहते हैं, और ये स्टेज फ्रॉम 5 to 26 मंथ्स लास्ट कर सकती है, 5 से 26 महीने तक टाइम ले सकती है। और इसमें क्या क्या होगा, धीरे धीरे जो है शोल्डर पेन बहुत और अकड़न कम होने लग जाएगी, और मूवमेंट और रेंज ऑफ मूवमेंट दोनों इम्प्रूव होने लग जाएंगे, धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आने लग जाएंगे। इन स्टेजेस के साथ जो है एक जनरल साइंस एंड सिम्टम्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक फिजिशियन के पास जाएं आप तो, या खुद भी थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो क्या है कि इन्फ्लेमेशन जहाँ होगी, यानी शोल्डर में जब इन्फ्लेमेशन होगी तो वो टच करने पे वार्म हो सकता है, और यदि वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्म हो गया, स्कार मतलब कि जैसे कि बाहर कहीं स्किन पे चोट लगती है और एक कथा सा बन जाता है, ऐसे ही अंदर टिश्यू फॉर्म हो गया तो मूवमेंट में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाएगी, और उसको रिजॉल्व करने में भी, उस कंडीशन को रिजॉल्व करने में भी आपके डॉक्टर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जैसे ही प्रॉब्लम आपको महसूस हो वैसे ही जाके आप डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं। अब क्या होता है कि जो मूवमेंट क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है शोल्डर, ये फ्रोज़न शोल्डर में, तो इसको बाकी कंडीशंस के साथ भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो डायग्नोसिस और डिफ्रेंशिएशन कराना भी ज़रूरी है। आपके फिज़िकल मैन्यूवर्स यानी फिज़िकल एग्जामिनेशंस होंगे जो कि डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि पेनफुल हो सकता है अकड़न की वजह से। शोल्डर जॉइंट हिलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद पाया जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा फ्रोज़न शोल्डर को अदर कंडीशन से जिनमें मूवमेंट ऑफ शोल्डर रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम ऑफ शोल्डर या रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। इनमें क्या होता है कि जो आप शोल्डर है वो आप एक्टिवली मूव नहीं कर सकते, अपने आप से मूव नहीं कर सकते, लेकिन पैसिव मूवमेंट इनमें पॉसिबल होता है काफ़ी हद तक, यानी किसी और की हेल्प से आप अफेक्टेड शोल्डर को मूव कर सकते हो। इसके ऑपोजिट फ्रोज़न शोल्डर में एक्टिव मूवमेंट तो बंद है ही है, लेकिन पैसिव मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, या कभी कभी नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इतनी अकड़न और इतनी स्टिफनेस होती है जिसमें। और ये कैसे पाएंगे कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के वक्त कुछ मूवमेंट्स आपका डॉक्टर आपके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा स्टिफनेस और पेन की वजह से। अब हम जबकि कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं, उसकी मेजॉरिटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिगर फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्कस करना, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। मैनेजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, एक तो हम जो है घर पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर हमसे हो पाती है तो करने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो काफ़ी पेनफुल होगा अगर हम खुद से करते हैं तो, या फिर किसी की हेल्प से करते हैं तो भी वो काफ़ी इनिशियली पेनफुल होगा। एंड फिर हम पेन किलर्स ले सकते हैं, बट पेन किलर्स का केस ये है कि ओवर द काउंटर तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, बट आप प्रिस्क्राइब्ड भी रेगुलरली लेंगे तो आपकी सहन शक्ति और रिकवरी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे, जो इसमें कितनी पॉजिटिवली हेल्प कर सकता है। एक तो ये आपके पेन किलर्स का अमाउंट कम कर सकता है, पेन किलर्स लेने की ज़रूरत कम कर सकता है। दूसरा ये है कि आप जो फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं या फिजियोथेरेपी लेते हैं अपने फ्रोज़न शोल्डर के लिए, उसमें माइनर इंजरीज़ होने की संभावना रहती है, उनको तुरंत हील करता जा सकता है, और आपके लिए वो एक्सरसाइज का रूटीन थोड़ा लेस पेनफुल एंड लेस स्ट्रगलिंग बना सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमेशा एक इंडिविजुअल पे आधारित होता है, और इसकी वजह से आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपको कैसे ये कंडीशन हुई, आपको कोई और डिजीज़ इसके साथ में तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ या थायराइड की कोई कंडीशन इसके साथ में तो नहीं है जो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन को, यानी एग्जिस्टिंग फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन को और बद से बदतर कर रही है और वर्सन कर रही है।
ये इसके साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये भी ध्यान रखेगा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई डिज़ीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई और भी रिस्क फैक्टर हो इस कंडीशन के साथ, कोई जैसे कि आर्थराइटिस पास ऑन हो रही हो, तो वो इस कंडीशन का रिस्क फैक्टर ना बन जाए, इस कंडीशन को हील होने में बाधा ना बने। साथ साथ आपके स्लीप रूटीन को भी देखा जाता है, आपके मेंटल स्टेटस को भी ध्यान में रखा जाता है कि आपको कोई ऐसा स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है जिससे आपका पेन जो है एग्रेवेट हो रहा है। हर एक मोडालिटी को ध्यान में रखते हुए कि क्या चीज़ आपके पेन को बढ़ा रही है, क्या चीज़ आपके पेन को कम कर रही है, किससे आपको आराम मिल रहा है, आपकी स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको दवाई प्रिस्क्राइब की जाएगी। 2-3 दवाइयों के नाम मैं बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी दवाई आप अपने आप नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक दवाई की अपनी एक पोटेंसी होती है, अपना एक टाइम होता है लेने का। तो जैसे कि आर्निका दी जाती है फ्रोज़न शोल्डर के केस में जनरली जब वो किसी इंजरी या सर्जरी के बाद हुआ हो, तो आर्निका प्रिस्क्राइब की जा सकती है। रूटा दी जा सकती है क्योंकि रूटा काफ़ी अच्छा एक्ट करती है मस्कुलर स्फेयर पे बॉडी के। रस्टॉक्स दी जा सकती है। रस्टॉक्स में ये देखा जाता है कि इनिशियल एग्रेवेशन हो रहा है पेन का, लेकिन जब आप उसको रेगुलरली मूव कर रहे हैं तो बंदा बेटर हो रहा है, पेन थोड़ा कम हो रहा है। बट स्टिल आई वुड से एंड आई वुड सजेस्ट एंड इट इज़ अ स्टर्न रिक्वेस्ट और स्टर्न सजेशन कि आप अपने आप कोई दवाई नहीं लेंगे बिना होम्योपैथिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। आप कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं लेंगे। एक और जो पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, हम कंपेयर बहुत करते हैं ट्रीटमेंट लेते वक्त कि उसका तो 2 महीने में ठीक हो गया था, मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है एंड होम्योपैथी में हीलिंग में आपकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि कितना टाइम आपको हील होने में लगेगा। तो कुछ का अगर 2 महीने में ठीक हो जाता है डजंट मीन आपका भी 2 महीने में ठीक हो जाएगा। इट कैन टेक अप टू 2 years टू गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेज that you were before this condition actually developed. सो डू टेक केयर। कोई भी डिज़ीज़ होती है, कोई भी कंडीशन अराइज होती है, आप डॉक्टर के पास विज़िट कीजिए और अकॉर्डिंगली कोई थेरेपी या मेडिसिन लीजिए। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई डिज़ीज़ के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके अंदर होम्योपैथिक स्कोप के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।